गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में और कैसे हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर का एस्टिमेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, टाइट्रेशन का जो एक पार्ट है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग कि किस तरह के न्यूमेरिकल इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं बता दूं आपको। ऑल दो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है इट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन उसकी वजह से हमारे पास हार्ड वाटर होता है। कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन कैसे प्रेजेंट होंगे हमारे पास वाटर के अंदर? उनके कुछ सोल्युबल साल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास क्लोराइड्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, है ना, और सल्फेट। ऑल्दो सल्फेट इतने सोलेबल नहीं है बट स्टिल कुछ अमाउंट में वो भी वाटर सोलेबल होते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या उनके जो है सल्फेट या उनके बाइकार्बोनेट, इस तरह के साल्ट अगर वाटर में मौजूद हैं तो वो वाटर आपके पास हार्ड वाटर हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि भैया हार्ड वाटर जो है हमारे पास वो साबुन के साथ बड़ी मुश्किल से झाग बनाता है। ठीक है, आज मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगा कि ये हार्डनेस जो है इसकी वजह क्या होती है, क्या वहां पे रिएक्शंस होती हैं, हम उस पोर्शन पे नहीं जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, उसका मेजरमेंट कैसा है। तो आज जो है सिर्फ यहीं पे हम स्थित करते हैं अपने आप को कि भाई हमें हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है, यानी कि वाटर में कितने कैल्शियम आयन है, कितने मैग्नीशियम आयन है बच्चों, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा आज हमारा फोकस रहेगा, बजाय कि मैकेनिज्म कि भैया किस तरीके से कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन जो है वाटर को हार्ड बनाते हैं। तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन कितनी क्वांटिटी में वाटर में प्रेजेंट हैं, इसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं, है ना। और जो टाइट्रेशन हम लोग करते हैं बेटा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ा है, एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ा है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने एसिड और बेस को आपस में टाइट्रेट किया था। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया था, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, है ना। अब ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें ना हम एसिड बेस यूज करते हैं, ना हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इसके अंदर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ना। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बहरहाल उसकी यहाँ कोई जरूरत इतनी पढ़ने भी वाली नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा और उससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए होता क्या है हमारे पास कि हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो ऑब्वियसली हार्ड वाटर हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इस फ्लास्क में हार्ड वाटर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने? हार्ड वाटर। अब आप बोलेंगे सर ये वाटर का कलर जो है ये आपके पास कुछ वाइन रेड सा दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो इसका रीजन क्या है? देखिए हार्ड वाटर आप लेंगे और उसमें आप एक इंडिकेटर डालेंगे इरियोक्रोम ब्लैक टी, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर है। वैसे तो बेटा इरियोक्रोम ब्लैक टी ब्लू कलर का होता है, मतलब अगर आप प्योर वाटर में इरियोक्रोम ब्लैक टी को डालेंगे तो वो आपके पास ब्लू कलर देगा। लेकिन अगर वाटर में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है ना, वाटर में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो इनके साथ वो रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है? वाइन रेड। तो क्या है हमारे पास कि जो हार्ड वाटर है उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है ना, इनको मैं M2 पॉजिटिव करके लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो ये जो इंडिकेटर है इसको मैं IN करके लिख रहा हूं, है ना, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ये इसके साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसका कि कलर कैसा होगा? वाइन रेड। तो ये जो बेटा आपको यहाँ पे वाइन रेड कलर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये इसी वजह से है क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन थे हार्ड वाटर में और इसमें हमने इरियोक्रोम ब्लैक टी नाम का इंडिकेटर डाला हुआ है। एक दो ड्रॉप ही डालनी, आपको ज्यादा नहीं डालनी, सफिशिएंट होती है। ठीक है,
अब हम टाइट्रेशन करेंगे इसकी। तो टाइट्रेशन किससे करेंगे? देखिए टाइट्रेशन करते हैं EDTA से, है ना। एक्चुअल में डाई सोडियम साल्ट यूज करते हैं EDTA का, लेकिन इन जनरल हम लोग इसको EDTA बोल देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये डाई सोडियम साल्ट है EDTA का। अब EDTA से जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो होता क्या है कि EDTA जो है बेटा, ये आपके पास जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है उनके साथ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। तो अगर हमारे पास मान लीजिए मैं यहां पे डाल देता हूं EDTA, क्या डालता हूं? EDTA, ठीक है। तो होगा क्या कि EDTA का कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज मोर स्टेबल। तो ये जो हमारे पास इस इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था हमारे पास वाइन रेड कलर का, है ना, ये इंडिकेटर की बजाय अब किसके साथ बन जाएगा? ये जो हमारे पास M और EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूला होगा क्या नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम करते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो है आपके पास थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, तो बेफालतू की झंझटों में अभी नहीं डाल रहा हूं मैं। जो आपको एक ओवरव्यू है वो देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सिंपल तरीके से इसको समझ सकें। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो अपने आप वहां EDTA आ जाएगा, है ना, क्या होता है EDTA, उसका स्ट्रक्चर आएगा, बहुत सी बातें वहां EDTA के बारे में आपको बताएंगे। अभी उन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ ये समझ लीजिए कि पहले हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसके अंदर बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। आप इंडिकेटर डाला 1-2 ड्रॉप, उस इंडिकेटर के साथ वाइन रेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब अगर आप EDTA डालते हो तो EDTA ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, आप समझ लीजिए ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ, ठीक है। तो मेरे पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ EDTA का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। और जो ये इंडिकेटर था इरियोक्रोम T, ये फ्री होके वाटर में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री होके वाटर में चला जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो मेटल आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स था उससे बाहर निकलता जा रहा है। फाइन। अब ये जो आपके पास इसका मेटल का EDTA का कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास बेटा, है ना, ये इसका कोई कलर नहीं होता है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि इसका कोई कलर है। तो होगा क्या कि जब सारा का सारा इंडिकेटर जो है वो आपके पास निकल चुका है बाहर, है ना, और वो कब निकलेगा? वो तब निकलेगा जब सारा का सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है आपके पास बना चुका है कॉम्प्लेक्स, किसके साथ? EDTA के साथ, ठीक है। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 100 मिलीमोल कैल्शियम आयन के थे, ठीक है, और मेरे पास 50 मिलीमोल मैग्नीशियम आयन के थे, ठीक है। आपने इंडिकेटर डाला इरियोक्रोम ब्लैक टी, तो वो बहुत कम अमाउंट में है, तो सारे कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए इसमें से सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि भाई ये टोटल जो 150 है हमारे पास 150, इसमें से सपोज कर लीजिए उसने 20 मिलीमोल के साथ इंडिकेटर ने रिएक्शन कर ली और आपके पास जो है एक कंपाउंड बना दिया स्टेबल, है ना, कॉम्प्लेक्स बना दिया जो कि वाइन रेड का है ना। तो लगभग लगभग मेरे पास 130 मिलीमोल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बच गए, क्योंकि शुरू में मेरे पास 150 मिलीमोल थे। ये दोनों बराबर इफेक्टिव होते हैं, कोई इसमें ये नहीं कैल्शियम आयन ज्यादा इफेक्टिव है मैग्नीशियम आयन ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों बराबर इफेक्टिव है। तो जितना हमने इंडिकेटर डाला मान लीजिए उसमें से 20 मिलीमोल जो रिएक्ट कर गए और आपके पास उसकी वजह से वाइन रेड कलर आ गया। 130 मिलीमोल अभी भी कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन अनरिएक्टेड प्रेजेंट है। अब जब आप ऊपर से इसमें EDTA जो है ड्रॉप वाइज में डालेंगे, है ना, यहाँ ऊपर से EDTA ड्रॉप वाइज डालेंगे, तो होगा क्या? ये 130 मिलीमोल, है ना, क्योंकि ये फ्री है, तो पहले तो ये रिएक्शन करेंगे EDTA के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और फिर लास्ट में जो 20 मिलीमोल जो इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुके थे, है ना, वो क्या करेंगे? वो भी फिर EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आपके पास जो है इंडिकेटर फ्री होके कहां आ जाएगा? आपके पास वाटर में, है ना। तो लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास? जब सारे के सारे कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स बना चुके होंगे EDTA के साथ, है ना, तो जो आपके पास इरियोक्रोम ब्लैक टी है वो फ्री होके आपके पास सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। अब वो जब आपके पास फ्री होके सोल्यूशन में आ गया
तो मैंने बताया कि इन जनरल जब प्योर वाटर है, जब कोई कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं है ना, और इरियोक्रोम ब्लैक टी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, तो वो कैसा कलर देता है? ब्लू। यानी कि जैसे ही सारे के सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आपके पास ईडीटी के साथ कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इंडिकेटर जो आपका फ्री हो जाएगा, वो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो आपका कलर कैसा आ जाएगा? ब्लू। ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट क्या हुआ? व्हाट इज द एंड पॉइंट? यहाँ पे एंड पॉइंट है मेरे पास वाइन रेड टू ब्लू, है ना, वाइन रेड टू ब्लू, एक्चुअल में डार्क ब्लू कलर आता है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज कि इसमें आपका जो टाइट्रेंट है ना, हार्ड वाटर जो है वो तो एनालाइट हो गया, है ना, ये तो एनालाइट हो गया, क्योंकि इसका तो हमें पता ही करना है कि भैया जो है इतना इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, फाइन। तो ये तो एनालाइट हो गया। जो टाइट्रेंट है, जिसका आपको पता है पहले से, है ना, कंसंट्रेशन वगैरह, वो क्या है? ईडीटीए। तो टाइट्रेंट यहाँ पे क्या है? ईडीटीए है। इंडिकेटर क्या है? यहाँ पे इंडिकेटर है इरियोक्रोम ब्लैक टी, है ना, ये इंडिकेटर है। एंड पॉइंट क्या है आपके पास? वाइन रेड टू ब्लू। तो ये तीन चीजें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनसे आपके पास कोई छोटा मोटा या जो है कोई क्वेश्चन, कनेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हमारे पास टाइट्रेशन होगी, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का ये एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। चलिए, अब बात ये आती है कि भाई ये जो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर को हम लोग पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब पीपीएम क्या होता है? बहुत से बच्चों को पता होगा, पार्ट्स पर मिलियन, कि भैया 1 मिलियन पार्ट, 1 मिलियन में से कितना पार्ट आपके पास सोल्यूट प्रेजेंट है। तो मिलियन क्या होता है? 10⁶। क्या होता है? 10⁶। यानी मैं मोटा मोटा आपको बोलूं कि अगर मेरे पास 10⁶ ग्राम हार्ड वाटर है ना, तो उसमें हमारे पास कितनी हार्डनेस है ना, वो हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट। तो थोड़ा सा देखो, ये ट्रिकी है ना, शायद जब मैं बोल रहा हूं तो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। एक सेकंड के लिए आप इसको यहाँ पे जो है समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको एलोबरेट करूंगा। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 2 ग्राम, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस है ना, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट हार्डनेस है वाटर की। कितने वाटर की? 10⁶ ग्राम, 1 मिलियन की। तो कितना हो गया ये भैया हार्डनेस? 2 ppm। ठीक है, यानी कि कैसे निकालेंगे हम लोग हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, आप बोलेंगे कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये हमारे पास एक तरह से कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो है एक्चुअल में उतना ही हार्डनेस दे सकता है, इतना हमारे पास हार्ड वाटर है ना, डिवाइड बाई आपके पास मास ऑफ वाटर, जो भी हार्ड वाटर लिया है, इंटू 10⁶। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे अभी भी पता है आप लोग कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट बीच में कहां से आ गया, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बीच में कहां से आया, ये जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि बेटा हार्डनेस तो आपकी इन जनरल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है, लेकिन हम जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हैं, है ना, उसके इक्विवेलेंट हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। भाई कितना कैल्शियम कार्बोनेट लें कि वो उतना ही हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दे दे। जैसे कि मैंने पिछला केस लिया था, तो मैंने वहां बोला था कि टोटल 150 मिलीमोल मेरे पास कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, तो इतने ही हमारे पास कैल्शियम आयन कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगा? तो ऑब्वियसली 150 मिलीमोल मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 150 मिलीमोल कैल्शियम आयन देगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों बराबर इफेक्टिव हैं,
तो 150 मिलीमोल कैल्शियम और मैग्नीशियम टोटल हो, या फिर आपके पास 150 मिलीमोल खाली कैल्शियम आयन हो, वो बराबर इफेक्टिव होंगे, बराबर वाटर उसमें क्या होगा, हार्ड होगा। तो अब ये आपको पता है फॉर्मूला मास कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 100 है ना, 100 ग्राम पर मोल। आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का आपके पास हो गया जो है 12 और 48 ऑक्सीजन का, इनको अगर आप सम अप करेंगे तो 100 आता है। ठीक है, तो एक मोल का मास कितना है, 100 ग्राम। यहाँ पे कितने हमारे पास 150 मिलीमोल, तो 150 डिवाइड बाई 1000, ये तो मोल हो गए बेटा, और एक मोल का कितना है 100, तो कितना आ गया ये देखिए, ये आ गया आपके पास 15 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 15 ग्राम। ठीक है, तो 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं लूंगा तो मेरे पास उसमें 150 मिलीमोल क्या होंगे, कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयन के बराबर हार्डनेस क्रिएट करने की कैपेसिटी। तो मे बी ये कैल्शियम कार्बोनेट इसीलिए स्टैंडर्ड यूज किया गया है क्योंकि इसका देखिए जो फॉर्मूला मास है वो 100 आता है ना। तो दूसरा कोई साल्ट जो है लिया नहीं गया। हो सकता था इसमें हम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते या कैल्शियम क्लोराइड ले लेते या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना, किसी की टर्म में भी हम एक्सप्रेस कर सकते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन बराबर इफेक्टिव हैं। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट को इसलिए चूज किया गया क्योंकि भैया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मास क्या है, 100, तो थोड़ा सा कन्वीनियंस हो जाती है हमारे लिए कैलकुलेशंस में। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें हार्डनेस ऑफ वाटर निकालनी है। आगे मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा आपको अभी, और उसके बाद मेरे ख्याल से जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे डील करना है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है एक हमारे पास कि कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ 10 लीटर वाटर है आपके पास, है ना, 10 लीटर वाटर है और उसमें 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और 95 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये मेरे पास भैया 10 लीटर हो गया हार्ड वाटर। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या क्या है, 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और 95 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो पहले इनके हम निकालते हैं बेटा मिलीमोल्स या मोल्स, जो भी आप बोलना चाहें। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला मास आएगा 111 ग्राम पर मोल। आप जोड़ सकते हैं इसको, है ना, कैल्शियम का 40 और 2 क्लोरीन का हो गया 71, 111 आ गया। ऐसे ही जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका मेरे पास जो फॉर्मूला मास है वो 95 आएगा, है ना, मैग्नीशियम का 24 और 2 क्लोरीन का 71, तो कितना हो गया बेटा, ये 95 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, यानी कि ये आपके पास हो गया क्या 1 मिलीमोल, और ये आपके पास ये भी क्या हो गया 1 मिलीमोल, है ना। अगर ये 111 ग्राम होता तो 1 मोल होता, ये 95 ग्राम होता तो ये 1 मोल होता मेरे पास। ठीक है, तो दोनों 1 मिलीमोल आ गए। अब एक कैल्शियम क्लोराइड से एक कैल्शियम आता है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड से एक मैग्नीशियम आता है, यानी कि यहाँ पे टोटल अब मैं लिख रहा हूं M2 पॉजिटिव, है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन टोटल कितने हमारे पास 2 मिलीमोल, कितने हैं 2 मिलीमोल। क्लियर है भाई। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग कि कितना मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट लूं मैं कि जो सेम हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दे दे। तो ऑब्वियसली मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाँ भाई, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कितना लेना पड़ेगा 2 मिलीमोल। तो इसमें आपके पास 2 मिलीमोल ही क्या आ जाएंगे, कैल्शियम आयन। फाइन। अब ये 2 मिलीमोल जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, मैंने बताया एक मोल का 100 ग्राम होता है, तो ये 2 मिलीमोल है, आप तो 2 डिवाइड बाई 1000, ये तो ग्राम हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि इसका जो है फॉर्मूला मास कितना है 100, है ना। तो यहां से आपके पास ये आ गया 2/10 यानी कि 0.2 ग्राम, है ना। तो 0.2 ग्राम अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो उसमें 2 मिलीमोल कैल्शियम आयन होंगे, विच इज
इक्विवेलेंट टू जो आपके पास 111 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड और 95 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, तो अगर इस 10 लीटर पानी में हमारे पास हमें हार्डनेस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने अभी बताया कितना कैल्शियम कार्बोनेट है जो सेम नंबर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन दे रहा है, जो यहां इस वाटर में मौजूद है 0.2 ग्राम, है ना। ये 10 लीटर वाटर जो है इसका मास कितना है? तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी। 10 लीटर मतलब कितना आपके पास सीसी हो गया, 10,000 सीसी, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है बेटा, 1 लीटर में होता है हमारे पास 1000 सीसी। तो 10 लीटर में कितना हो गया, 10,000 सीसी। 10,000 सीसी यानी कि 10,000 ग्राम, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देंगे हार्ड वाटर का मास, क्योंकि पीपीएम में निकालना है तो 10 की पावर 6। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 2 बच गया, और ये मेरे पास फिर 0.2 इंटू 100 यानी कि ये आ जाएगा 20 ppm। क्या आ गया बेटा, 20 ppm। तो बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा सवाल है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप मैंने जो है सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं इसके। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा टॉपिक रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे इसकी टाइट्रेशन हो रही है ना। और न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि कहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट आ गया। लेकिन मेरे ख्याल से आज के इस लेक्चर के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि इस टॉपिक में एटलीस्ट अभी आप आगे गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। एंड आई एम सॉरी कि कल मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था, और आज भी कुछ मौसम के आसार ठीक नहीं थे, है ना, तो मे बी इंटरनेट का इशू हो जाता रात को, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डिंग करके इसको अपलोड किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लाइव क्लास ही लेंगे। ओके, थैंक यू।